हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पिछले क्लासेस में एक्सेलरेशन तक की सारी जानकारी ले ली थी, जिसमें हमने सीखा था कि बॉडी अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है टाइम के साथ तो कैसे वो एक्सेलरेशन कहला रहा था, और उसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें हमने सीखी थी, जैसे कि उसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, उसके फार्मूलाज क्या क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ के साथ कैसा उनका रिलेशन है। ये सारी चीज़ें हम अभी तक सीख चुके हैं। अब इस चैप्टर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो उसमें से एक पार्ट था थ्योरिकल पार्ट, जो हमने कवर कर लिया है। अब उतना ही इम्पोर्टेंट एक दूसरा पार्ट है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, कि ये इक्वेशंस क्या होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है इस चैप्टर में, ये सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं आज हम क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं क्या? अभी तक हमने कुछ टर्म्स पढ़े हैं, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या उसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उसे हम डिनोट कर रहे थे एस से। इसे हम पोजीशन मान लेते हैं फिलहाल से, आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की तरह भी हम ट्रीट करेंगे। इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और एक और क्वांटिटी जो हमने बहुत बार यूज़ की है वो है टाइम। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं ये कुछ और नहीं, इन्हीं सारे एंटिटीज़ के बीच एक रिलेशनशिप का इक्वेशन है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस चैप्टर में? होगा क्या कि आपको कई बार क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ आपको अवेलेबल होंगी जिनकी वैल्यू आपको नोन होंगी, और इनमें से कोई एक दो क्वांटिटी होंगी जो आपसे क्वेश्चन में वो पूछ लेगा। तो वो इक्वेशंस आपको हेल्प करेंगे उस कंडीशन में कि आप अननोन क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करके वैल्यू उनकी निकाल पाएँ। तो इन्हीं सारे इक्वेशंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। हमने वेलोसिटी और टाइम के बीच एक ग्राफ देखा था जो कुछ इस तरीके से था, जिसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो नहीं माना था। ठीक, तो वैसा ही कुछ ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं फिर से, जिसकी हेल्प से हम सारे इक्वेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। हमने क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी को हम ज़ीरो नहीं मानेंगे। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो वो ज़ीरो कहलाएगी। हम थोड़ा ऊपर से शुरू करते हैं तो हमने देखा कि हम वेलोसिटी एक्सिस पे थोड़ी सी डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, जिसका मतलब कि वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका कुछ इस तरीके से एक्सेलरेशन होगा इस केस में। इतनी चीज़ तो हम देख चुके थे। तो इनमें पॉइंट्स के हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं बॉडी ने ए पॉइंट से मोशन करना शुरू किया और पॉइंट बी तक का हम पोजीशन उसका स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस एक्सेलरेशन लाइन ने हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल का स्लोप बनाया है, और हम जानते हैं ये स्लोप कुछ और नहीं, एक्सेलरेशन ही होता है। हमने पिछले क्लासेस में देखा है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पे जो ये स्लोप होता है
tan थीटा के इक्वल होता है और इस tan थीटा को ही हम एक्सेलरेशन कह रहे थे। इतनी तो वही चीज़ें हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हुई हैं, इनमें कुछ नया नहीं है। अब हम लोगों को कुछ इक्वेशन इस्टेब्लिश करने हैं जिसके लिए कुछ वैल्यू की हमें ज़रूरत होगी, तो हम इस ग्राफ में कुछ एडिटिंग करने वाले हैं, इसमें कुछ चीज़ें अपने से ऐड करने वाले हैं। तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की स्टडी करेंगे, तो हम चाहते हैं कि इस पॉइंट को हम अपने एक सिस्टम की तरह ट्रीट करें। सिस्टम की तरह ट्रीट करें मतलब सारा फोकस हमारा इन्हीं के बीच रहेगा। इन्हें और हम कुछ पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई, इतने नाम हमने दे दिए। हमने क्या कहा कि ये जो वैल्यू है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, जिसे हम u कह रहे हैं, स्मॉल u, और ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ तक बॉडी ने वेलोसिटी अचीव की, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होंगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो हम चाहे यहाँ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें। इसे हमने क्या कहा, फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा टाइम प्लॉट है ही। ठीक, इस ग्राफ में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर t की इनिशियल वैल्यू 0 पे देखें, t इक्वल टू 0 पे देखें, तो हमें वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मिल रही है OA, और ये OA क्या है, स्मॉल u, और t इक्वल टू OC पे अगर हम देखें तो हमारी जो वेलोसिटी है वो है CB, और जो कि बराबर है स्मॉल v, जो कि हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, हमने इसमें क्या क्या अलग से चीज़ें की हैं वो भी हम मेंशन कर देते हैं। हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया है AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC, और हमने क्या किया है, हमने ड्रॉ किया है BE परपेंडिकुलर ऑन OY एक्सिस, BE परपेंडिकुलर OY एक्सिस, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और हमने क्या माना है कि एंगल BAD इक्वल टू थीटा, एंगल BAD इक्वल टू थीटा, ये हम इतनी चीज़ें मान के चल रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस से हम एक चीज़ जान चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो कुछ और नहीं, स्लोप होता है VT डायग्राम का। VT डायग्राम मतलब वेलोसिटी और टाइम डायग्राम का स्लोप जो होता है उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, tan थीटा की तरह ट्रीट करते हैं। तो इतनी चीज़ हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप है VT डायग्राम का, और उसे ही हम tan थीटा कह रहे हैं। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, इतनी चीज़ें लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास BD की अलग से कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास ये पूरी वैल्यू है या इतनी सी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास है, ये इक्वल टू इसके होगा, इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे BD, अगर हमें ये BD वैल्यू चाहिए, अगर हमें ये BD वैल्यू चाहिए, तो क्या हम ये पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू हटा सकते हैं? ये पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू हमें चाहिए, इतना हमारे पास है इतना, तो हम इतनी चीज़ अगर इसमें से हटा देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं CB माइनस CD। क्या लिख सकते हैं, CB माइनस CD। हमने इस पूरी वैल्यू में से CB, पूरी वैल्यू में से CD, इतनी वैल्यू हटा दी, तो ये BD के बराबर कहलाएगी। ठीक है,
अब नीचे हमारे पास क्या वैल्यू है, ए डी को हम ओ सी लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर ही हैं। ये वैल्यू हमें पता है कि ये टी है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन ये हमें ये पता है कि ये और ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होंगी, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ओ सी। हमने लिख दिया ओ सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। हमें बी डी की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन हमें ये पूरी वैल्यू पता थी, तो हमने इस पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू हटा दी, तो ये वैल्यू मिल गई। वही चीज़ हमने यहाँ लिखी। और ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता थी, लेकिन हमें ये पता था कि ए डी और ओ सी आपस में बराबर हैं, तो ए डी को हमने ओ सी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि सी बी जो है ये कुछ और नहीं, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं स्मॉल v माइनस सी डी जो है ये कुछ और नहीं, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। ये और ये आपस में बराबर हैं, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं और इसकी वैल्यू है स्मॉल u। तो यहाँ पे हमने रख दिया स्मॉल u। और ओ सी क्या है, ओ सी कुछ और नहीं, ये टाइम है, तो इसकी जगह हमने रख दिया टाइम। तो इसे एक बार हम एक साथ इक्वेशन की तरह देखने की कोशिश करते हैं। ये वैल्यू किसके बराबर है, tan थीटा। tan थीटा क्या है, एक्सेलरेशन के बराबर। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। अगर हम इस t को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा at इक्वल्स टू v माइनस यू। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हम इसे लिख सकते हैं कि v इक्वल टू इस माइनस यू को हम इस पार ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए टी प्लस यू इक्वल्स टू v। ठीक है, या इसी को हम लिखते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसे हम वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन। वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन के लिए ये इक्वेशन हमारे पास है और इसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमें पता था कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, तो tan थीटा की वैल्यू हमने लिखी ये अपॉन ये, फिर इनकी वैल्यू ग्राफ से निकाल के हमने बस पुट कर दी है। ये वैल्यू नहीं पता थी तो इसमें से ये माइनस करके रख दी, ये वैल्यू रख दी, और सिंपल मैथ है बिल्कुल। आप देखेंगे एक बार आपसे बन जाएगा। ये हुई पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही सेम ग्राफ है जो हमने अभी पहले देखा हुआ है। ये y एक्स एक्सिस है, ये कोई बॉडी है जो ज़ीरो से नहीं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी की वैल्यू से मोशन करना शुरू करती है और एक्सीलरेटेड करते हुए पॉइंट बी तक जाती है। और वही सारी चीज़ें जो हमने एक्सटेंशन करे थे, वही सारी चीज़ें हमने इसमें भी एक्सटेंड की हैं। वही सेम ग्राफ है ये। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें एक नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं वो क्या है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा के इक्वल, और वही होता है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखने जाएंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई बॉडी ऐसे एक्सेलरेटेड करते हुए वीटी ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रही है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो हम इस ग्राफ के अंडर टाइम एक्सिस पे एरिया निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, अभी बातें सही से क्लियर नहीं हो पा रही होंगी, ग्राफ में ही हम समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी जो ए से लेके बी तक उसने डिस्टेंस कवर की है एक्सेलरेटेड करते हुए, वो डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी हो
तो हमें ग्राफ के हेल्प से कुछ नहीं करना, बस ये एरिया कैलकुलेट करना है। अगर हम ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम अपने आप ही डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा कि इसमें हमने देखा था, अगर हमने ये स्लोप कैलकुलेट कर लिया तो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया था। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये एरिया, जो ये इनक्लोज्ड एरिया है टाइम एक्सिस पे, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो किसी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सेकंड इक्वेशन जो होगा हमारा, ये बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये फाइंड करने के लिए होगा। और इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट जान लिया है ग्राफ के थ्रू कि हमें ये एरिया निकालना ही पड़ेगा अगर हम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये पैरेलल लाइन है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और ये एक ट्रायंगल जैसा हमें दिख रहा है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस पूरी बॉडी का अगर हमें एरिया निकालना है जो कि फाइनली हमें डिस्टेंस एज अ रिजल्ट देगा, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा वो होगा एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। और ये एरिया कुछ और नहीं, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। यही चीज़ है। आप इसमें देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया फिगर ओ ए बी सी का, ओ ए बी सी का। तो हमने क्या करा, हमने इस पूरे पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक इस रेक्टेंगल में और एक इस ट्रायंगल में। इन दोनों के एरिया को हम ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस रेक्टेंगल के एरिया की। हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसमें हम करेंगे ओ ए इंटू ओ सी। तो इससे हमें इस पार्ट का एरिया मिल जाएगा। अब बचा ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला पार्ट। तो हम जानते हैं ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ए डी, इंटू हाइट कितनी है, डी बी। पिछले ग्राफ में हमने देखा था ये जो ओ ए है, ये जो ओ ए है ये कुछ और नहीं u है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम ओ ए की जगह क्या रख सकते हैं, u। और ओ सी क्या है, ओ सी क्या है, टाइम है। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं टाइम, ये वाला प्लस यहाँ पे, ये हाफ यहाँ पे, ए डी। ए डी हमारे पास ए डी की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हमने पीछे देखा था कि ये ए डी जो है ओ सी के बराबर है। तो ए डी की जगह हम रख सकते हैं ओ सी। हमने रखा ओ सी इंटू डी बी, डी बी। यहाँ पे फिर से हमें पता है कि डी बी की जो वैल्यू है अलग से हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने पहले इस पूरे एरिया में से ये, इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ माइनस करके ये लेंथ फाइंड कर ली थी, वैसा ही कुछ फिर से हम करने वाले हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी बी माइनस सी डी। यही चीज़ है। डी बी जो है, डी बी जो है ये पूरे में से ये माइनस है, तो ये पूरा माइनस ये, इतनी चीज़ हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। u इंटू टी, ये तो हम पहले रख चुके हैं वैल्यू, प्लस हाफ ओ सी क्या है, ओ सी टी है, इंटू सी बी, सी बी क्या है, पिछले ग्राफ में हमने देखा था ये v है, फाइनल वेलोसिटी, तो हमने लिख दिया v। और सी डी क्या है, सी डी ये वैल्यू इसके बराबर है और ये कुछ और नहीं,
u है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया u। अब इसे सॉल्व करते हैं। यू टी प्लस हाफ टी वी माइनस यू, ये किसके इक्वल चल रहा है? ये चल रहा है एस इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ टी इन वी माइनस यू। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। इक्वेशन फर्स्ट जो हमने सॉल्व किया था उसमें हमने पाया था कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो हम क्या v माइनस यू की वैल्यू निकाल सकते हैं? वही हम करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस u को इक्वल के इस पार लाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी? v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है? v माइनस यू, तो इस v माइनस यू इक्वल टू ए टी जो है ये हम यहाँ पे ए टी पुट करने वाले हैं। तो क्या बनेगा ये इक्वेशन हमारा आगे? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी, ए टी स्क्वायर, ए इंटू टी स्क्वायर। तो इसके आगे क्या ये और सॉल्व हो सकता है? देखते हैं। नहीं, अब आगे और कुछ सॉल्व नहीं होगा क्योंकि सारे टर्म्स हमने इकट्ठा कर लिए, जो अलग हो सकते थे वो अलग कर लिए। तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसे हम कहते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। जैसे फर्स्ट वाले को हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहा था। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन शो कर रहा था। ये हमारा पोजीशन और टाइम के बीच रिलेशन कर रहा है शो, इसलिए इसका नाम हमने रखा पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था? हमने देखा था कि अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होकर आगे जा रही है, तो इस केस में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो वो डिस्टेंस कुछ और नहीं, इस लाइन के अंदर एक्स एक्सिस पे इनक्लोज्ड एरिया होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो इनक्लोज्ड एरिया है वो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है। वही सेम कॉन्सेप्ट जो है इसमें भी हम यूज़ करने वाले हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो इस एक्सिस के अंदर एरिया कैलकुलेट करना होगा। लास्ट टाइम हमने क्या एरिया ही कैलकुलेट किया था, लेकिन अलग टाइप से किया था। हमने क्या किया था? हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। इस बार भी हमें एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन हम दूसरे तरीके से करेंगे। अगर आप इस इनक्लोज्ड एरिया को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे ये एक ट्रेपेजियम है। एक ये ऐसा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ट्रेपेजियम क्या, जिसमें दो साइड पैरेलल होते हैं, दो साइड पैरेलल नहीं होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये जो OA साइड है और BC साइड है ये आपस में पैरेलल हैं। तो हम ट्रेपेजियम के एरिया कैलकुलेट करके इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है हमें कैलकुलेट करना है, और इस केस में जो एरिया होगा ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम क्या है हमारा इसमें? OABC। अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम अपने आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे।
तो हमारा मेन मोटिव क्या है इस थर्ड केस में कि हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड ना करके सिंगल। और वो कैसे होगा? वो कैसे होगा कि हम ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट कर पाएँ। और हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है। इसका एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोज पैरेलल साइड्स। मतलब इन पैरेलल साइड्स का सम और इनके बीच की क्या डिस्टेंस है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिल जाएगा। और ये एरिया ही क्या क्या हमें क्या कैलकुलेट करके देगा? हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं S विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड्स। अब आगे हम देखते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या आएगा हमारा? पैरेलल साइड्स हमारे क्या है? OA एंड CB। सॉरी, ये फॉर्मूला होता है हमारा ये कंप्लीट फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम S इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड है हमारा OA प्लस CB। तो हम लिखेंगे OA प्लस CB डिवाइड बाय 2 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? OC। इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं? OA प्लस CB डिवाइड बाय 2 इंटू OC क्या है हमारा? OC है हमारा T। आगे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम। S इक्वल टू OA क्या है? OA हमारी है इनिशियल वेलोसिटी। CB क्या है हमारी? फाइनल वेलोसिटी। और डिवाइड बाय 2 इंटू T। ठीक है, अब हम S इक्वल टू U प्लस V डिवाइड बाय 2 इंटू T की कोई वैल्यू हम यहाँ पे अलग से रखने वाले हैं। किसकी हेल्प से? हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या प्रूव किया था? हमने देखा था V इक्वल्स टू U प्लस AT होता है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं? AT इक्वल टू V माइनस U और T इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइड बाय A। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो इक्वेशन हमने प्रूव किया ही है। इसके बाद हमने क्या किया? इस U को इस साइड ले आए, इस साइड आया तो साइन चेंज हुआ। फिर इसके बाद T की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। T की क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे T है। T की वैल्यू फाइंड करनी थी तो इस A को हम यहाँ नीचे ले आए। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आके ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? S विल बी इक्वल्स टू U प्लस V डिवाइड बाई 2, ये तो यही वैल्यू है, इंटू T की वैल्यू हमने क्या निकाली? V माइनस U डिवाइड बाय A। अब आपने क्लासेस में एक इक्वेशन पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। इसे हम लिखते हैं A प्लस B A माइनस B। ये बात मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इससे कंपेयर करें तो हम यहाँ देख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ाते हैं फिर आप इजीली देख पाएंगे कि S इक्वल्स टू है U प्लस V माइनस U डिवाइड बाय 2A। समेशन वाली चीज़ को हम इधर से उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो हम लिखेंगे S will be equals to
v प्लस यू v माइनस यू डिवाइड बाई 2a। अब इसे हम इजीली से कंपेयर कर पाएंगे। a प्लस बी ए माइनस वी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो u प्लस वी यू माइनस वी जो है v प्लस यू v माइनस यू जो है उसे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसे हम लिख देते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में 2a है ही। ठीक है, तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू ये 2a अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2as और इस u स्क्वायर को इस पार ले आए तो ये प्लस का u स्क्वायर हो जाएगा। या इसे हम सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही था हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे सारे तीनों इक्वेशंस हमने पढ़ लिए और डिराइव करके भी देख लिए कि वो इक्वेशन कैसे हमें मिले हैं, किस तरीके से हमने डिराइव करके उन इक्वेशंस को फाइंड किया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आपका एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है सर्कुलर मोशन, जिसमें इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं आपके सिलेबस में। सर्कुलर मोशन में तो कई सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके सिलेबस में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना है नहीं, बस उसके एरियाज़ और कितनी डिस्टेंस कवर की। जैसे सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी है तो अगर वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो इसके पेरीफेरी के बराबर, और पेरीफेरी इसका क्या होता है 2πr। मेन इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर उसमें कुछ बताने जैसा होगा तो हम कल बताएंगे, वरना अब हम अगला कुछ नया शुरू करेंगे। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको आगे की क्लासेस में भी हेल्प करेंगी। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके।